हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डी कॉमर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 की। दोस्तों, चैप्टर नंबर 7 जो है उसका नाम है डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व। तो इस चैप्टर को हम आज करने वाले हैं। इस चैप्टर को करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ कि इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 6 तक के सारे रिवीजन क्लासेस जो है वो अपलोड कर दिए यूट्यूब पे। तो अगर आपको कोई भी रिवीजन क्लास देखनी हो तो आप बिल्कुल अपने चैनल पे जाके देख सकते हो। इसके अलावा जो भी पीडीएफ्स मैं यहाँ यूज़ करता हूँ वो सारे पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सी दीपक पटेल और आज हम चालू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व। तो चलिए बिना वेट के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो चैप्टर है इस चैप्टर के अंदर तीन मेजर चीज़ें दी हुई है। पहला तो है डेप्रिसिएशन, दूसरा है प्रोविज़न और तीसरा है रिजर्व। ठीक है दोस्तों, तो अब हम पहले पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन। हमारा पूरा फोकस रहेगा पहले डेप्रिसिएशन के ऊपर कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। दोस्तों, एक सिंपल सवाल मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ। मेरा सवाल ये है कि मान के चलो आज तारीख है 6 जनवरी, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तारीख है 6 जनवरी। 6 जनवरी को अगर आपने एक आईफोन खरीदा, 6 जनवरी 2023 को आपने एक आईफोन खरीदा। आईफोन की कॉस्ट क्या है? अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख मान लेते हैं। तो आपने 1 लाख का आईफोन आज के डेट में खरीद लिया। ठीक है, अब एक साल के बाद यानी कि 2024 में क्या उस आईफोन की वैल्यू उतनी ही रहेगी? नहीं रहेगी, कम हो जाएगी। तो जो वैल्यू में कमी आई इसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, अगर आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हो, दुनिया में कोई भी चीज़ खरीद रहे हो, लैंड बिल्डिंग को छोड़ के या फिर गोल्ड और शेयर्स को छोड़ के कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हो तो उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कार खरीदी आज 50 लाख की, तो क्या एक साल बाद उसकी वैल्यू 50 लाख रहेगी? नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू उससे कम हो जाएगी। तो जितनी वैल्यू कम हुई उसको हम बोलते हैं डेप्रिशिएशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने आज एक लैपटॉप खरीदा तो क्या लैपटॉप की वैल्यू सेम रहेगी एक साल के बाद? नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो जहाँ पर भी हमारे एसेट की वैल्यू कम होती है, मैंने वर्ड यूज़ किया एसेट, एसेट की वैल्यू कम होती है, वहाँ पर हम लगाते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, जहाँ पर एसेट की वैल्यू कम होती है वहाँ पर हम लगाते हैं डेप्रिसिएशन। अब आपको समझ आ गया कि डेप्रिसिएशन वर्ड का मतलब क्या है? ठीक है, अब आते हैं मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। मीनिंग क्या है? डेप्रिसिएशन इज अ डिक्लाइन इन द बुक वैल्यू ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। डिक्लाइन इन द बुक वैल्यू, डिक्लाइन होना यानी कि कम होना, यानी कि हमारी बुक वैल्यू कम हो गई। डिक्लाइन यानी कि कम होना, तो हमारी बुक वैल्यू कम हो गई। कौन से एसेट की? डेप्रिशिएबल एसेट की। अब डेप्रिशिएबल एसेट का मतलब ऐसी एसेट जिसकी वैल्यू कुछ समय बाद कम हो जाती है। ठीक है, अब किन वजह से कम हुई? वियर एंड टियर, कांस्टेंट यूज, एक्सपायरी ऑफ टाइम। वियर एंड टियर का मतलब आपने फ़ोन लिया, आपने फ़ोन को यूज़ किया, उसमें स्क्रैच लग गए, है ना? तो वियर एंड टियर का मतलब हो गया मशीन का यूज़ करते करते मशीन की जो लाइफ है वो कम कर देना, वियर एंड टियर। ठीक है, कांस्टेंट यूज़ करना यानी कि बार बार यूज़ करने से उसकी वैल्यू कम हो गई, और एक्सपायरी ऑफ टाइम यानी कि टाइम की वजह से वैल्यू कम हो गई। अब ये एक्सपायरी ऑफ टाइम क्या होता है? एक्सपायरी ऑफ टाइम क्यों यहाँ पे लिखा है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आज एक मशीन खरीदी, और जो आपने मशीन खरीदी है वो मशीन आज के डेट में 1 लाख प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, और एक साल के बाद भी 1 लाख प्रोडक्ट ही बना रही है, तो उसके परफॉर्मेंस में कहीं कमी आई क्या? नहीं आई। पर क्या आप उसको बेचने चाहोगे तो वो सेम रेट में बिकेगा? नहीं बिकेगा। तो यहाँ पर एक्सपायरी ऑफ टाइम की वजह से उसकी वैल्यू कम हो गई, क्योंकि हो सकता है तब तक मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई हो,
उससे भी अच्छी उतने ही प्राइस में, तो आपके मशीन की प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो गई। अब आता है कॉसेस में, जो मैंने आपको भी बताया वही कॉसेस ही थे कि किन किन वजह से जो है डेप्रिसिएशन जो है वो कम, मतलब किन किन वजह से जो है डेप्रिसिएशन लगता है ना, किन किन वजह से डेप्रिसिएशन लगता है। पहला कांस्टेंट यूज़ मैंने आपको बताया, एक्सपायरी ऑफ टाइम बताया, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब खराब हो जाना। डिप्लीशन का मतलब लाइफ में कमी आ गई, और परमानेंट फॉल इन द मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस में कमी आने की वजह से भी ऐसा अक्सर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा सिंपल क्यों डेप्रिसिएशन लगता है। अब उसके बाद आएंगे इम्पोर्टेंस स्लैट्स नीड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। क्या नीड है हमें डेप्रिसिएशन की, हमको ये देखना है कि हमारे डेप्रिसिएशन जो हम लगा रहे हैं क्या ये लगाना ज़रूरी है कि नहीं, क्या हमारा डेप्रिसिएशन लगाना ज़रूरी है कि नहीं, हम इस पे बात करेंगे। क्यों ज़रूरी है, टू प्रॉफिट और लॉस निकाल पाए हम। टू प्रॉफिट और लॉस निकालने का क्या मतलब है, टू प्रॉफिट और लॉस निकालने का ये मतलब है कि हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो एसेट की जितनी वैल्यू कम होती जाएगी उतनी वैल्यू हम प्रॉफिट लॉस में डालते जाएंगे, है ना। तो जितनी वैल्यू कम होगी उतनी वैल्यू प्रॉफिट लॉस में डाल देंगे, तो हर साल थोड़े थोड़े अमाउंट प्रॉफिट लॉस में चलते जाएंगे, तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल सही दिखेगा। ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि मेरे एसेट की वैल्यू भी बिल्कुल सही दिखेगी अगर मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो। तीसरी बात, एक्यूरेट कॉस्ट मेरे को पता चल जाएगा प्रोडक्ट का कि आज के डेट में प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है। चौथी बात, रिप्लेसमेंट जब करूंगा एसेट को तब मेरे को फंड मिल जाएंगे। कैसे फंड मिलेंगे, क्योंकि जो मैं प्रॉफिट में से माइनस करते जा रहा हूँ पैसा, वो कहीं ना कहीं ऐड होता जा रहा है मेरा कैपिटल में, तो जब मेरे को वापस से एसेट खरीदनी होगी तब मेरे पास ऑटोमेटिकली पैसे आ जाएंगे। फॉर अवॉइडिंग ओवर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, क्या होता है, जो डेप्रिसिएशन है उसके अमाउंट को आप एज एन एक्सपेंस यूज़ कर सकते हो, तो उसमें आपको इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी इनकम 10 लाख है, आपका एक्सपेंस 5 लाख है, तो आपका 5 लाख बच गया प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। अब अगर इसमें से डेप्रिसिएशन भी माइनस कर देंगे 1 लाख का, तो आएगा आपका 4 लाख। तो आपको जो है इस 4 लाख पे टैक्स पे करना पड़ेगा, समझे, तो आपका टैक्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, फिर फैक्टर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, हमारा कितना अमाउंट होगा डेप्रिसिएशन का, ये कैसे निकालेंगे। टोटल कॉस्ट जितना ज़्यादा होगा उतना डेप्रिसिएशन ज़्यादा होगा, टोटल कॉस्ट जितना ज़्यादा होगा उतना डेप्रिसिएशन ज़्यादा होगा, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन परसेंट वाइज निकालते हैं। ठीक है, अब मान के चलो एक मशीन है जिसकी कॉस्ट 10 लाख है, वो 10 साल चलने वाली है, तो एक साल का डेप्रिसिएशन 1 लाख आ गया। अब वो अगर 1 करोड़ की है तो 1 साल का डेप्रिसिएशन 10 लाख आ जाएगा, यानी कि कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, यूज़फुल लाइफ, कितने समय वो चलेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका यूज़फुल लाइफ क्या है। फिर एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, यानी कि जब हम मशीन को बेचेंगे तब हमारी कितनी वैल्यू उसमें बची होगी, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया हो कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। फिर नोट, एक इम्पॉर्टेंट नोट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती करते हैं। मैंने हर छोटी चीज़ को इस नोट्स में डाला है, तो आपको इस नोट्स को ध्यान से पढ़ना होगा। देखो नोट क्या है, एवरी एक्सपेंस टिल स्टार्ट ऑफ यूज ऑफ न्यू मशीन और स्टार्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीन, यानी कि जब आप मशीन खरीद रहे हो तो मशीन को स्टार्ट करने तक के सारे एक्सपेंस मशीन अकाउंट में ऐड होंगे, मशीन को स्टार्ट करने के सारे एक्सपेंस मशीन अकाउंट में ऐड होंगे, और उस एडिशन होने के बाद उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा मशीन 10,000 का है, मैंने मशीन को लेकर आया मार्केट से और फिर मैंने उसको इंस्टॉलेशन कराने के लिए
500 रुपये इलेक्ट्रिशियन को दिए, और उस मशीन को दुकान तक लाने के लिए मेरा जो फ्रेट है वो 500 है, मेरा जो फ्रेट है वो 500 है। अब देखा जाए तो इंस्टॉलेशन और फ्रेट ये दोनों एक्सपेंस है, इंस्टॉलेशन और फ्रेट ये दोनों एक्सपेंस है, पर मशीन के केस में पूरे मशीन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 11,000 से। 11,000 कहाँ से आया, ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया, तीनों चीज़ों को प्लस करके हमको 11,000 से मशीन अकाउंट को डेबिट करना है, क्योंकि मशीन जब तक स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक के सारे एक्सपेंस मशीन अकाउंट में ऐड होते हैं, ठीक है। और डेप्रिसिएशन 11,000 पे लगेगा, कितने पे लगेगा डेप्रिसिएशन, 11,000 पे टोटल अमाउंट पे लगेगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई हो। इसके बाद मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग और एलोकेटिंग डेप्रिसिएशन, टोटल गिन के 8 मेथड है, पर आपको 8 मेथड को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहला मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहेगा, हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहेगा। दूसरा मेथड क्या है, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड यानी कि हर साल डेप्रिसिएशन कम होता जाएगा, ठीक है। तीसरा एन्यूटी मेथड, एन्यूटी के हिसाब से निकालेंगे। चौथा डेप्रिसिएशन फंड मेथड, जिसमें डेप्रिसिएशन को फंड में ट्रांसफर करते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, जिसमें हम एसेट की इंश्योरेंस लेते हैं और फिर उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। रीवैल्यूएशन मेथड, यानी कि हम मार्केट के रेट के हिसाब से उसको रिवैल्यू करते जाते हैं बार बार। डिप्लीशन मेथड, यानी कि जैसे जैसे एसेट डिप्लीट होती जाती है वैसे वैसे उस पर डेप्रिसिएशन लगाते जाते हैं। मशीन आवर रेट मेथड, यानी कि जो मशीन आवर के हिसाब से चलते हैं, जिनकी लाइफ आवर्स के हिसाब से होती है, उसके लिए मशीन आवर रेट मेथड। पर हमको क्या ये सब मेथड पढ़ना है, नहीं, हमको मेजरली स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटेन डाउन वैल्यू मेथड पढ़ना है। ये दोनों इंपॉर्टेंट और एग्जाम में इन्हीं दोनों में से क्वेश्चन आएंगे। पहला मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड, दो मेथड पढ़ेंगे, पहला स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, सबसे पहली बात ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। कौन से कॉस्ट पे चार्ज होता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे। दूसरी बात अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स इक्वल फ्रॉम ईयर टू ईयर, हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम होगा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज नहीं होगा, इसीलिए इस मेथड को बोलते हैं इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, एक मशीन जो है आज 1 लाख का है, कॉस्ट इसकी 1 लाख है। अब अगर 10% डेप्रिसिएशन निकालूं तो मेरा आ जाएगा 10,000। तो ये जो 10,000 आया ये एवरी ईयर सेम लगेगा, एवरी ईयर 10,000 डेप्रिसिएशन लगेगा, एवरी ईयर 10,000 डेप्रिसिएशन लगेगा। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। या फिर अगर ये 1 लाख है और इस मशीन की लाइफ 20 ईयर्स है तो डिवाइड बाय 20 कर दूं तो मेरा आ जाएगा 5,000 एवरी ईयर, यानी कि हर साल मेरे को 5,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो हर साल का डेप्रिसिएशन मेरा सेम रहेगा। जब मेरा डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहता है तब मैं उसको बोलता हूँ स्ट्रेट लाइन मेथड। समझ आया? पर एक बात और याद रखना, ये जो 5,000 एवरी ईयर है इसको एज पर मंथ्स लगाना है। यानी कि क्या, एज पर मंथ्स यानी कि क्या, अगर आपका फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल से मार्च और आपने मशीन खरीदी दिसंबर में, आपने मशीन खरीदी दिसंबर में, तो आपने जब मशीन खरीदी उसके बाद जितना बचा है खाली आपको उतना ही मंथ का डेप्रिसिएशन लगाना है। पहले साल में जितना मंथ यूज़ किए उतने ही मंथ का डेप्रिसिएशन लगाना है। यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा, 4 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। अब 4 मंथ का डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, 5,000 पूरे ईयर का इंटू 4/12 करेंगे तो आ जाएगा फर्स्ट ईयर का। समझ आया? ऐसे आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। समझ आया? बहुत ही इजी, बहुत ही इजी। अब एंट्रीज क्या पास करेंगे, एंट्रीज क्या पास करेंगे, बहुत ही इजी एंट्री है। क्या एंट्री पास करनी है ये आपको सोचना है। एक बार सोचिए एंट्री क्या पास करेंगे आप, कौन सी एंट्री आप पास करेंगे। पहला, जब आप कोई एसेट खरीद रहे हो तो एसेट बढ़ रहा है, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक,
सबको पता है। दूसरा, जब आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो तो डेप्रिसिएशन मेरे लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। अगर आपने जनरल एंट्री वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जनरल एंट्री वाला वीडियो देख कर आइए, उसमें मैंने सारे एंट्रीज को एक एक करके एक्सप्लेन किया हुआ है, उसमें ये वाली एंट्रीज भी इंक्लूड है। तो डेप्रिसिएशन मेरे लिए एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन बढ़ेगा तो डेबिट, और डेप्रिसिएशन किस पे लग रहा है? एसेट पे, और एसेट की वैल्यू कम हो रही है। तो जब भी एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो एसेट को क्रेडिट करेंगे, तो मेरी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया। इसके बाद थर्ड एंट्री, एंट्री फॉर द अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ एसेट। जब आप एसेट को बेच रहे हो, जब आप एसेट को बेचोगे तो आपके पास पैसा आएगा, यानी कि कैश या फिर बैंक बढ़ेगा, तो कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट, और आपके फर्म से, आपके बिजनेस से एसेट चला जाएगा, तो एसेट जा रहा है, एसेट कम हो रहा है तो एसेट क्रेडिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, जब आप कोई भी एसेट को सेल करोगे तब। उसके बाद अगर आपको लॉस हो गया तो क्या एंट्री मारोगे, और अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो क्या एंट्री मारोगे। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था लॉस क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? लॉस हमेशा डेबिट होता है और जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, तो अगर मेरा लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट, क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो रही है लॉस होने की वजह से, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट। लेकिन अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि मेरे एसेट की वैल्यू बढ़ रही है और मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो, लॉस हमेशा डेबिट, तो यहाँ पर लॉस डेबिट कर दिए और प्रॉफिट को क्रेडिट कर दिए, समझ आया आपको? इजी एंट्रीज है। ठीक है, अब अगर आपको एंट्री समझ आ गई है तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है? ऑन 1 अप्रैल 2009 राम ग्लास लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर ₹90,000। उसने 90,000 में एक मशीन खरीदा। ठीक है, अब जब 90,000 में इसने मशीन खरीदा, उसके बाद 6,000 रुपये लगाए कैरियज में और 4,000 रुपये लगाए इरेक्शन में, यानी कि इस मशीन को खरीदा था 90,000 में, फिर उसमें दो खर्चे किए, 6,000 और 4,000 के। ठीक है, तो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, यहाँ पर ये देखिए, मशीन पुट टू यूज़ करने के सारे खर्चे उसमें ऐड हो जाते हैं, बताया था, वही चल रहा है। On the date of purchase, it was estimated that the effective life of the machine will be 10 years. मशीन कितने साल चलेगा? 10 साल चलेगा। और उसकी स्क्रैप वैल्यू क्या होगी? स्क्रैप वैल्यू 20,000। स्क्रैप वैल्यू यानी कि जो लास्ट में बचेगी, वो होगी 20,000। प्रिपेयर मशीन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 4 years आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। अब एक बात बताओ, इस मशीन में कितने पे मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा? 90,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000, टोटल आ गया मेरा 1 लाख। तो मेरे को डेप्रिसिएशन 1 लाख पे लगाना है। ठीक है, डेप्रिसिएशन 1 लाख पे लगाना है, और कितने साल मशीन चलेगा? 10 साल। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 20,000। तो मैं स्क्रैप वैल्यू को यहाँ से माइनस कर दूंगा, क्योंकि वो लास्ट में पैसा उतना बचना चाहिए हमारे पास। ठीक है, और डिवाइड कर दूंगा इसको 10 से, तो आ जाएगा मेरा 8,000। तो आ जाएगा मेरा 8,000। आई होप आपको समझ आया डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है। ठीक है, डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है समझ आया। ठीक है, अब एक वर्किंग नोट पहले डेप्रिसिएशन का हम देखेंगे। डेप्रिसिएशन का वर्किंग नोट ये रहा, देखो। एज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन विल बी अराउंड एज अंडर। फॉर्मूला दिया है, एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ द एसेट यानी कि 1 लाख, नेट रेसिडुअल वैल्यू यानी कि माइनस करना है रेसिडुअल वैल्यू को। कॉस्ट ऑफ एसेट एस्टिमेटेड
नेट रेसिडुअल वैल्यू यानी कि रेसिडुअल वैल्यू को माइनस करना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपेक्टेड लाइफ यानी कि डिवाइडेड बाय 10, तो आ गया मेरा 8000। समझ आया। अब अगर मेरे को रेट निकालना है तो रेट कैसे निकालूंगा, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन यानी कि 8000 डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट 1 लाख इंटू 100, तो आ गया मेरा 8%। रेट निकालने की मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे को खाली डेप्रिसिएशन निकालने की ज़रूरत है। तो ये डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स एस्टिमेटेड नेट रेसिडुअल वैल्यू, नेट यानी कि माइनस होता है, नेट यानी माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपेक्टेड लाइफ। मेरा डेप्रिसिएशन आ गया 8000। अब मेरे को हर साल डेप्रिसिएशन 8000 लगाना है, और क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, 4 साल के लिए अकाउंट बनाओ, बोला है 4 साल के लिए अकाउंट बनाने। ठीक है, सबसे पहली एंट्री क्या होगी, सबसे पहली एंट्री क्या होगी, सबसे पहली एंट्री होगी मशीन खरीदने की। तो मशीन खरीदने की एंट्री क्या होती है, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मैं मशीन अकाउंट बना रहा हूँ, मशीन अकाउंट में मैंने प्रोफार्मा बनाया, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड डेबिट साइड। ठीक है, पहली एंट्री अप्रैल 1 को मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक 90,000, मैंने मशीन खरीदा 90,000 में। दूसरी एंट्री मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, मैंने कार्टेज पे किया 6,000। तीसरी एंट्री मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, मैंने फ्रेट पे किया 4,000 था, ये देखो 4,000, 6,000 और 90,000, ये तीनों को मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर। ठीक है, टोटल आ गया मेरा 1 लाख, टोटल आ गया मेरा 1 लाख। तो मैंने पहले एंट्री पास की मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक 90, 6 और 4, टोटल 100। अब डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, देखो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, यानी कि डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है और एसेट क्रेडिट, तो एसेट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन 8000, 8000 हमने वर्किंग नोट में निकाला था, वही 8000 यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर मैं बैलेंस निकालूंगा, बैलेंस कैसे निकालते हैं, बैलेंस कैसे निकालते हैं, 1 लाख माइनस 8000। समझ आया, ये 1 लाख कहाँ से आया, ये 1 लाख आया यहाँ से और ये 8000 आया यहाँ से, तो मेरा आ गया टोटल 92,000 और इसका टोटल भी आ गया 1 लाख। समझ आया आपको, समझ आया आपको, ठीक, समझ आना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आना चाहिए। तो देखो मेरे पहले साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट बन गया, 1 लाख की मशीन, 8,000 का डेप्रिसिएशन, मशीन की वैल्यू हो गई 92,000। ठीक है, मेरा ये मानना है कि मेरी जो मशीन अगर मैं आज बेचता हूँ तो मेरे को 92,000 रुपीज़ मिलेंगे, असली में मिलेंगे या ना मिले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मेरा ये मानना है कि मेरे को 92,000 मिलने चाहिए। अब आते हैं सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर में सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो 92,000 है वो बैलेंस को लेकर आऊँगा, जो 92,000 है वो बैलेंस को लेकर आऊँगा, फिर से डेप्रिसिएशन लगाऊँगा 8,000, फिर से डेप्रिसिएशन लगाऊँगा 8,000 और फिर मेरा बैलेंस बचेगा 84,000, 92,000 माइनस 8,000, 84,000, मेरे 2 साल के अकाउंट बन गए। फिर मैं इस 84,000 को तीसरे ईयर लेकर आऊँगा ओपनिंग बैलेंस में, फिर मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा 8,000 और फिर मेरा क्लोजिंग बैलेंस आएगा 76,000। ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं 76,000 को ओपनिंग लेकर आऊँगा 4th ईयर में, फिर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा 8,000 का और फिर मेरा बैलेंस आएगा 68,000। ईजी था, तो ये मशीन अकाउंट बहुत ईजी था, समझ गए आपको क्या करना है, बहुत ही ईजी अकाउंट है। ठीक है, अब हम बनाएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। आपको पता है क्रॉस पोस्टिंग होती है, अकाउंट की क्रॉस पोस्टिंग होती है, जैसे कि इस साइड डेप्रिसिएशन लिखा है क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड जो डेप्रिसिएशन लिखा है वो डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट साइड चले जाएगा। ठीक है, तो देखो हर साल 88,000 रुपीज़ डला हुआ है डेप्रिसिएशन में, हर साल देखो। तो अब मैं डेप्रिसिएशन अकाउंट में हर साल डेबिट साइड 8,000 डालूंगा, फिर उसको प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र कर दूंगा 8,000,
फिर 8000 डालूंगा, फिर प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर दूंगा 8000, फिर 8000 डालूंगा, फिर प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करूंगा 8000, फिर 8000 डालूंगा, फिर प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करूंगा 8000। आई होप आपको ये समझ आया हो। बहुत ही इजी अकाउंट है मेरा डेप्रिसिएशन अकाउंट, जहाँ पर मेरे को डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो टू मशीन लिखना है 8000 हर साल, और हर साल उसके बैलेंस को ट्रांसफर कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है और डेप्रिसिएशन कहाँ ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार और देखिए, आपको डेफिनेटली समझ आएगा। फिर रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। रिटेन डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है, ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने देखा होगा हर साल सेम डेप्रिसिएशन लग रहा था, हर साल सेम डेप्रिसिएशन लग रहा था, पर अब क्या होगा पता है, अब रिटेन डाउन वैल्यू मेथड में इस बैलेंस के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। समझ आया कौन से बैलेंस की बात कर रहा हूं, यानी कि 92,000 पे डेप्रिसिएशन लगेगा। आइए देखते हैं रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। Under this method, the value of asset goes on diminishing year after year. The amount of depreciation charged every year also goes on declining. यानी कि हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम होता जाता है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अगर एक मशीन आज के डेट में 20,000 का है और डेप्रिसिएशन 10% निकालना है, तो रिटेन डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से कैसे निकालेंगे? रिटेन डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से कैसे निकालेंगे, देखो मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे। 20,000 है, फर्स्ट ईयर का 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 2000, बचा कितना मेरा 18,000। अब सेकेंड ईयर में इस 18,000 का 10% निकालना है 1800, तो मेरा बचेगा 16,200। फिर थर्ड ईयर में 16,200 का 10% निकालना है 1620। समझ आया? तो मेरा बचेगा 16,200 माइनस 1620, 14,580। तो ऐसे आपको डेप्रिसिएशन निकालना है हर साल। रिटेन डाउन वैल्यू मेथड में हर साल का डेप्रिसिएशन कम होता गया। कैसे कम होता गया देखो, पहले साल था 2000, दूसरे साल कम हो गया 1800, तीसरे साल और कम हो गया 1620। इसको बोलते हैं रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। और इसमें हर बार हम उसके बैलेंस के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालते हैं। किसके ऊपर निकालते हैं? उसके बैलेंस के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालते हैं। ये तीनों डेप्रिसिएशन अकाउंट में चले जाएगा, ठीक है, और इसके हिसाब से आपका एसेट का अकाउंट बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया कि रिटेन डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है। ईजी है मेथड, ठीक है। अब आते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। कई बार एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो देख लेते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में इक्वल डेप्रिसिएशन रहता है, इसमें डेप्रिसिएशन हर साल कम होता जाता है। डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है और डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस पे लगता है, यानी कि जो भी बैलेंस रहता है उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। बुक वैल्यू जो है वो जीरो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बुक वैल्यू जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बुक वैल्यू जीरो? क्योंकि आप जो लगाते जाओ, अगर 1 लाख पे आप 10% माइनस करते जाओगे तो वो जीरो कभी नहीं होगा। देखो 1 लाख माइनस 10% 90,000 होगा, फिर 90,000 माइनस 10% 81,000 माइनस 10% 72,900 माइनस 10%। ऐसे आप करते जाओगे, 50 बार अगर कर लोगे ना तो भी वो जीरो तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए बुक वैल्यू ऑफ एसेट कभी जीरो हो ही नहीं सकता रिटेन डाउन वैल्यू मेथड में, ठीक है। फिर जो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है वो इनकम टैक्स उसको नहीं मानता। इनकम टैक्स किस मेथड को मानता है? रिटेन डाउन वैल्यू मेथड को मानता है, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं एक और क्वेश्चन जहां पर हम रिटेन डाउन वैल्यू मेथड सीखेंगे। कौन सा मेथड सीखेंगे? रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। तो लेट प्रैक्टिस विद द क्वेश्चन। Tesla traders purchased a machine on April 1st, 2019 at a cost of 8,000, spent 2,000 on its installation। अब आपको पता है कि ये 8 और 2 को मेरे को प्लस करके टोटल 10,000 पे मशीन अकाउंट डेबिट करना है। 8 और 2 on its installation। The firm write off depreciation 10% by written down value method। Scrap value of the plant at the end of economic life 4 year is 6561। अब देखो, जब स्क्रैप वैल्यू दी हुई है तब आपको कुछ नहीं करना है,
कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि रिटन डाउन वैल्यू मेथड में स्क्रैप वैल्यू का कोई यूज़ नहीं होता, स्क्रैप वैल्यू का कोई भी यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको मशीन अकाउंट बनाना है, आपको मशीन अकाउंट बनाना है 4 साल के लिए, और बुक क्लोज होती है 31 मार्च को। ठीक है, आइए बनाते हैं। सबसे पहले हम करेंगे डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन। कैसे करेंगे देखो, 4 साल का बनाना है, 4 साल का, तो मैं 4 साल की बात करने वाला हूँ। पहला साल, टोटल मशीन 10,000, उसका डेप्रिसिएशन 10% 1,000, तो बच गया 9,000। ठीक है, ठीक है। सेकेंड ईयर 9,000 माइनस 10% 9,000 का आएगा 900, तो मेरा बच गया 8,100। थर्ड ईयर 8,100 माइनस 10% आ गया 810, तो मेरा आ जाएगा 7,290। फोर्थ ईयर 7,290 माइनस 10% आएगा 729, तो आएगा 6,561। पहले आपको ये वर्किंग नोट बनाना है, इजी वर्किंग नोट है, आपको इजीली समझ आ रहा होगा आई होप। देखो, पहले 1,000, उस पर 10% लगाया तो 9,000 हो गया, फिर 9,000 पे 10% लगाया तो 900 हो गया, फिर 8,100 पे 10% लगाया तो 810 हो गया, फिर 7,290 पे 10% लगाया तो 729 हो गया। यानी कि हर बार हमको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन लगाना है। अब मेरे पास डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ चुका है। फर्स्ट ईयर 1,000, सेकेंड ईयर 900, थर्ड ईयर 810, फोर्थ ईयर 729। तो मैं सेम ऊपर जैसे अकाउंट बनाया था वैसे ही अकाउंट इसका बनाऊंगा। आइए देखते हैं मशीन अकाउंट। टू बैंक लिख दिया मैंने 10,000, क्योंकि मशीन 10,000 की थी। पहले साल का डेप्रिसिएशन मेरा 1,000, मेरा बैलेंस कितना बचा 9,000। ठीक है, दूसरे साल मैंने 9,000 लिया और 9,000 पे डेप्रिसिएशन लगाया 900, तो मेरा बैलेंस बचा 8,100। दिख रहा है आपको, मैंने ऊपर सेम बनाया था, 8,100 लिया और डेप्रिसिएशन लगाया 810, तो मेरा बैलेंस बचा 7,290। फिर मैंने अगले साल 7,290 लिया, उस पर 10% लगाया, मेरा बैलेंस बचा 6,561। तो ये मेरे 4 साल का अकाउंट बन गया। आप देख सकते हो 6,561 बच रहा है, और मेरे कैलकुलेशन में भी 6,561 ही बच रहा था। ठीक है, तो ऐसे आपको वर्किंग नोट बनाना है और फिर उस वर्किंग नोट का मशीन अकाउंट बनाना है। ठीक है, मशीन अकाउंट तो सेम ऊपर के जैसे ही बनेगा, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के जैसे ही, उसका कोई भी दिक्कत नहीं है। अब अभी तक हमने क्या क्या सीखा? अभी तक हमने 2 चीज़ें सीखी। पहली, डेप्रिसिएशन में फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड कैसे लगाते हैं। दूसरी, डेप्रिसिएशन में जो अपना रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है वो कैसे लगाते हैं। ठीक है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अब हम सीखेंगे कि ये जो डेप्रिसिएशन लगाया इसको मैं रिकॉर्ड कैसे करूं। मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग द डेप्रिसिएशन। तो 2 मेथड है, पहला बाय चार्जिंग टू एसेट अकाउंट, दूसरा बाय क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में ही लगा रहे थे। देखो, ये एसेट अकाउंट है, उसी में डेप्रिसिएशन लगा हुआ है। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था, जो अभी तक हमने बनाया, ये हमारा फर्स्ट मेथड था। यानी कि हम मशीन अकाउंट में डेप्रिसिएशन लगाते जाते हैं, उसके बैलेंस को कम करते जाते हैं। ठीक है, अब आएगा मेरा सेकेंड मेथड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यानी कि मेरे को एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा डेप्रिसिएशन के लिए। कैसे बनाना पड़ेगा आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। लेट्स प्रैक्टिस विद अ क्वेश्चन। XYZ Limited purchase on April 1st 2008 second hand plant for 4 lakh, immediately spent 80,000 for overhauling and 20,000 for installation। प्लांट की वैल्यू हो गई 5 लाख।
4,20,000, 80,000, 5,00,000। On 1st October 2011 द प्लांट बिकम ऑब्सोलेट एंड सोल्ड फॉर 2,00,000। बेचे कितने में? 2,00,000 में। 1 अक्टूबर 11 को बेचे, खरीदे थे 1 अप्रैल 8 को। 1 अप्रैल 8 को खरीदे थे और बेचे 1/10/2011 को। डेप्रिसिएशन 10% लगाना है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड यानी कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है। और लेजर अकाउंट बनाने हैं, 2 टाइप से बनाने हैं। पहला, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। तो पहले मैं नॉट मेंटेन वाला बनाऊंगा। सबसे पहले मैं कैलकुलेशन करूंगा मेरा डेप्रिसिएशन कितना आना चाहिए। बताओ कितना आना चाहिए? 5 लाख मेरी कॉस्ट हो गई, 4 लाख प्लस 80,000 प्लस 20,000, ये हो गया मेरा 5 लाख। और इसका मैं निकालूंगा 10%, तो आएगा मेरा 50,000। तो मेरा डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 50,000। तो मेरे को हर बार 50,000 डेप्रिसिएशन लगाना है 1/4/2008 से लेकर 1/10/2011 तक। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने मशीन को कब बेचा? आपने मशीन को बेचा 1 अक्टूबर 2011 को, ठीक है। तो आपको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा 1/4/2008 से, और अकाउंट बनाना पड़ेगा 1/4/2008 से 1 अक्टूबर 2011 तक। आइए, पहला, ये तो आपको पता ही है, 4 लाख और 1 लाख यहाँ पर लिखते हैं हम, जो भी मशीन खरीदते हैं वो, ठीक है। पहले साल का डेप्रिसिएशन मेरा आ गया 50,000, कोई दिक्कत, मैंने अभी ऊपर कैलकुलेट किया था 50,000 आ गया। मेरा बैलेंस कितना बचा? 4,50,000। ये आ गया मेरा 2009। अब मैं 2009 के अप्रैल में आ चुका हूँ। 2009 के अप्रैल में मेरा बैलेंस है 4,50,000। मैंने फिर इस पर डेप्रिसिएशन लगाया 50,000, तो मेरा बैलेंस आ गया 4 लाख 2010 में। अब मेरा 2010 में अप्रैल का बैलेंस है 4 लाख, फिर मैंने उस पर 50,000 डेप्रिसिएशन लगाया, मेरा आ गया 3,50,000। अब मेरा 3,50,000 यहाँ पर आ चुका है अप्रैल 1 2011। अब एक बात बताओ, मैं एसेट को कब बेच रहा हूँ? एसेट को कब बेच रहा हूँ मैं? सेल कब कर रहा हूँ? 1 अक्टूबर 11 को, 1 अक्टूबर 11 को। तो मेरा 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक कितना मंथ हो गया? 6 मंथ हो गया। तो मैं डेप्रिसिएशन कितना लगाऊंगा? खाली 6 मंथ का, खाली 6 मंथ का, क्योंकि मैंने 1 अक्टूबर को मशीन बेच दी। तो जब मैंने 1 अक्टूबर को मशीन बेच दी, तो मेरा जो डेप्रिसिएशन है वो खाली 6 मंथ का ही लगेगा। तो अभी तक मेरा डेप्रिसिएशन 50,000 पूरे साल का लग रहा था, पूरे साल का 50,000 लग रहा था। अब 50,000 इंटू 6/12, क्योंकि खाली 6 महीने यूज़ किया है, 25,000। तो मेरा डेप्रिसिएशन आ जाएगा 4th ईयर का 25,000। ये आ गया 25,000, ठीक है। अब मैं मशीन कितने में बेच रहा हूँ? 2 लाख। मशीन कितने में बेच रहा हूँ? 2 लाख। तो मेरा आ गया बाय बैंक अकाउंट 2 लाख। अब मेरे को निकालना है कि मेरा प्रॉफिट लॉस कितना है। क्या निकालना है? मेरा प्रॉफिट लॉस कितना है। देखो, 1 अप्रैल 11 को मेरे मशीन की वैल्यू थी 3,50,000। 1/10/11 को मैं मशीन बेच रहा हूँ, तो मैंने
डेप्रीशिएशन लगाया, कैसे लगाया, 5000 इंटू 6/12, तो मेरा डेप्रीशिएशन आ गया 25,000, तो मेरा वैल्यू बचा 3,25,000 1/10/2011 को बुक वैल्यू, क्या बचा, बुक वैल्यू। अब मैंने मशीन को बेचा कितने में, सेल वैल्यू 1/10/11 को 2 लाख। क्या हुआ, मेरे को प्रॉफिट हुआ कि लॉस, बताओ, सोच के बताओ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस। डेफिनेटली लॉस हुआ। कैसे, मैं किसी सामान को 2 लाख में बेच रहा हूँ जिसकी वैल्यू है 3,25,000, मैं 3,25,000 के सामान को 2 लाख में बेच रहा हूँ, तो मेरा लॉस ही हो रहा है ना। कितने का लॉस हो रहा है, 1,25,000 का लॉस। थोड़ी देर पहले लॉस की एंट्री बताई थी, लॉस डेबिट होता है, तो आपको हर बार जब मशीन बेचते हो तब ये वाला वर्किंग नोट बनाना है, वर्किंग नोट फॉर सेल ऑफ मशीन। समझ आया, 1,25,000, तो 1,25,000 मेरा लॉस हो गया, तो वो मैं लिख दूंगा यहाँ पर, आप देख सकते हो 1,25,000 रुपये मैंने लिखा है बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपको हर बार ऐसे ही करना है, ठीक है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैंने डेप्रिसिएशन अकाउंट में डाला, क्या मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया, नहीं, ये था मेरा मेथड नंबर 1। कौन सा मेथड था, मेथड नंबर 1। अब मैं आऊँगा मेथड नंबर 2 में, जहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, जहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि अब मैं जो बोलूँगा वो अगर आपको नहीं पल्ले पड़ा तो आपसे ये अकाउंट नहीं बनेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब भी बनाते हैं तो जो डेप्रिसिएशन रहता है वो फिक्स्ड एसेट के अकाउंट में नहीं लगता, वो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लगता है। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो ये मेथड आपसे बन जाएगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, जब भी प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है तो डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट अकाउंट में नहीं लगता, वो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लगता है। समझ आया? अब इस क्वेश्चन में जो ये डेप्रिसिएशन लगा है, ये जो डेप्रिसिएशन लगा है, अगर मैं प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाता तो ये डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट में नहीं लगाता। कौन से अकाउंट में लगाता? प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लगाता। तो देखो ये 4 चीज़ें दिख रही हैं आपको, 4 डेप्रिसिएशन, ये चारों डेप्रिसिएशन मैं प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लगाऊंगा। आइए देखते हैं, दिख रहा है आपको प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट? ऊपर के जो चारों डेप्रिसिएशन थे वो मैंने इस अकाउंट में लगाए हैं। दिखे आपको चारों डेप्रिसिएशन? 50,000, 50,000, 50,000 और लास्ट का 25,000। 25,000 क्यों? क्योंकि ये 6 मंथ का था, इसीलिए। समझ आया? तो जब भी प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओगे तो डेप्रिसिएशन जो है वो एसेट के अकाउंट में नहीं लगेगा, वो लगेगा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। अब जब आप प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओगे तो पहले लिखोगे बाय डेप्रिसिएशन, फिर लिखोगे उसका बैलेंस कैरी डाउन करोगे टू बैलेंस 50,000। अगले साल वो 50,000 फिर यहाँ पर आ जाएगा,
फिर 50,000 प्लस 50,000 कितना हो गया, 1,00,000। फिर वो 1,00,000 उसके नीचे वाले ईयर में आ जाएगा। फिर 1,00,000 प्लस 50,000 कितना हो गया, 1,50,000। फिर 1,50,000 और 25,000 कितना हो गया, 1,75,000। अब जिस साल हम मशीन बेचने वाले हैं, जिस साल हम मशीन बेचने वाले हैं, उस साल हम उस मशीन के पूरे डेप्रिसिएशन को ट्रांसफ़र कर देंगे एसेट अकाउंट में। समझ आया? पहले तो एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाना है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। जिस साल हम बेचेंगे उस साल हम पूरे डेप्रिसिएशन को ट्रांसफ़र कर देंगे एसेट अकाउंट में। तो जब मैं 2011 में बेच रहा हूँ तो मेरा पूरा डेप्रिसिएशन जो है 1,75,000 है। ये दोनों को प्लस करो, 1,75,000 आ रहा है। तो मैं इस 1,75,000 को ट्रांसफ़र कर दूंगा एसेट के अकाउंट में, टू प्लांट अकाउंट 1,75,000 आखिरी साल में ट्रांसफ़र करूंगा। कौन से साल में? आखिरी साल में। समझ आया? पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाना है समझ आया आपको? खाली डेप्रिसिएशन लगाना है और उस डेप्रिसिएशन को जब मशीन बेच रहे हैं तब उसको ट्रांसफ़र कर देना है एसेट के अकाउंट में। ठीक है, अब एसेट अकाउंट बनाएंगे तो एसेट अकाउंट में आप देख रहे हो कहीं भी डेप्रिसिएशन नहीं लिखा है, क्योंकि डेप्रिसिएशन यहाँ पर नहीं लगेगा। डेप्रिसिएशन कहाँ पे लगेगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो इस साल मैंने 4 लाख और 1 लाख 5 लाख का मशीन खरीदा था, उसकी एंट्री पास की, वो 5 लाख यहाँ पर आ गया। वही 5 लाख मैंने यहाँ पर आ गया अगले साल, सेम 5 लाख कैरेट डाउन हो गया, सेम 5 लाख आ गया, सेम 5 लाख कैरेट डाउन हो गया, फिर सेम 5 लाख आ गया। यानी कि हमारा जो प्लांट अकाउंट है वो हर साल 5 लाख पे ही दिख रहा है, 5 लाख पे ही दिख रहा है। 5 लाख पे क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन को प्लांट अकाउंट में नहीं लगाया, हमने डेप्रिसिएशन को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लगाया। उसके लिए हमने अलग से अकाउंट बना दिया, तो वो अब इसके अंदर में नहीं आएगा। तो मैंने 4 साल का अकाउंट बनाया, 5 लाख पे आ गया। अब जब मैं मशीन को बेच रहा हूँ तब मैंने वहाँ से ट्रांसफ़र किया था, याद है 175, ये वाला 175 ट्रांसफ़र किया था, याद है आपको? कहाँ ट्रांसफ़र किया था 175 को? प्लांट अकाउंट में। कौन सा साइड है ये? डेबिट। तो प्लांट अकाउंट में कौन सी साइड में आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। ये देखो दिख रहा है 175, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहाँ से आया समझ आया? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। जितना पैसा मिला वो यहाँ पर आ गया 2 लाख, और जो लॉस हुआ था वो यहाँ पर आ गया। लॉस अभी भी सेम आ रहा है क्योंकि लॉस सेम ही आएगा, हमने कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं किया। वर्किंग नोट हमारा जो ये बन रहा था ना, वर्किंग नोट वही बनेगा, वर्किंग नोट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, वर्किंग नोट सेम रहेगा। चेंज कहाँ पर आएगा? आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में जो आपका डेप्रिसिएशन लग रहा है वो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लगेगा, और फिर जब मशीन बेचेंगे उस प्रोविज़न को ट्रांसफ़र कर देंगे हम एसेट अकाउंट में। तो ये प्रोविज़न आ गया 175 बैंक, और ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और इसकी कहानी ख़त्म। तो ऐसे आपको 2 अकाउंट बनाना है, एक प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन और एक प्लांट अकाउंट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया हो। फिर यहाँ पर हमारा डेप्रिसिएशन होता है ख़त्म। अब हमारा चालू होता है प्रोविज़न। प्रोविज़न क्या होता है? प्रोविज़न कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन अमाउंट kept aside to cover a known expense liability in the future. This is the fund that is put aside by a company or organization to cover the anticipated loss in the future. हमको लगता है कि फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, तो हम उस लॉस के लिए आज से प्लानिंग चालू कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आज से प्लानिंग चालू कर रहा हूँ तो आज से ही मैं उसका प्रोविज़न बनाना चालू कर दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बताया था, वो आ गया। प्रोविज़न फॉर बैड डेट, यानी कि जो पैसा मेरा डूबने वाला है, वो मेरे को लग रहा है कि ये बंदा मेरे को पैसा नहीं देगा, तो मैं उसके लिए पहले से प्रोविज़न बना लूँगा। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, यानी कि मेरे को लग रहा है कोई डेटर मेरे से डिस्काउंट मांगेंगे और मेरे को उनको डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो मैं उसके लिए भी प्रोविज़न बना लूँगा। समझ आया?
समझ आया? इजी। अब प्रोविजन और रिजर्व के बीच में क्या डिफरेंस है? प्रोविजन जो है वो नॉन लायबिलिटी होता है, यानी कि हमको पता है कि ये लायबिलिटी आने वाला है, पर रिजर्व जो है वो अननोन होता है, हमको पता नहीं होता कि वो लायबिलिटी आएगा कि नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? डेप्रिसिएशन या फिर अदर स्पेसिफिक लायबिलिटी लगा सके, और इसका ऑब्जेक्टिव है कि हमारा फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छा रहे रिजर्व का। देखो, प्रोविजन यानी कि हम किसी लॉस के लिए वो प्रोविजन बनाते हैं, रिजर्व यानी कि हम अपना पैसा बचा के रख रहे हैं कि फ्यूचर में अगर कुछ हो गया, कोविड आ गया, तो मैं इस पैसे को यूज़ कर लूँगा। दोनों में फ़र्क है। प्रोविज़न मैं लॉस के लिए बना रहा हूँ, रिजर्व मैं अपनी सेफ्टी के लिए बना रहा हूँ कि फ्यूचर में अगर लॉस आ गया मेरे को, तो फ्यूचर में जो लॉस आ गया उससे मैं कैसे बचूंगा? रिजर्व से बचूंगा, इसलिए मैं रिजर्व बना रहा हूँ। अगर प्रॉफिट इनसफिशियंट है तो भी इसको क्रिएट करना पड़ेगा, प्रॉफिट इनसफिशियंट है तो भी प्रोविज़न को क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन अगर प्रॉफिट इनसफिशियंट है तो इसको क्रिएट नहीं करना है। यानी कि रिजर्व तभी बनेगा जब आपके पास प्रॉफिट होगा, आप पैसा तभी बचा पाओगे जब आपके पास पैसा होगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप रिजर्व बना ही नहीं सकते, ठीक है? तो ये बात याद रखना। प्रोविजन कैन नॉट बी इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस, रिजर्व कैन बी इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस। अगर आपने पैसा बचा के रखा है तो आप उसको बिजनेस के बाहर भी यूज़ कर सकते हो, पर प्रोविज़न आपने बचा के नहीं रखा, आपने किसी लॉस के लिए बनाया है, तो वो खाली उसी लॉस के लिए यूज़ होगा, ठीक है? ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कितने टाइप के रिजर्व होते हैं? रिवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। रिवेन्यू रिजर्व यानी कि जो प्रॉफिट से बनता है, जो डे टू डे बिजनेस में हम प्रॉफिट कमाते हैं उससे बनता है, ठीक है? रिवेन्यू रिजर्व। कैपिटल रिजर्व यानी कि जो कैपिटल लॉस हो या तो कैपिटल बोनस हो उससे बनता है। कैपिटल लॉस हो यानी कि एसेट को बेचे तो लॉस हो गया, बड़े बड़े कंपनी उसके लिए कैपिटल रिजर्व बनाती है क्योंकि उनके एसेट बहुत बड़े होते हैं, ठीक है? अब दो टाइप के होते हैं, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व यानी कि जो रिटेन प्रॉफिट से बनाते हैं वो, और स्पेसिफिक रिजर्व यानी कि किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने स्पेसिफिक रिजर्व करना चालू किया एक टेम्पल बनवाने के लिए, मंदिर बनवाने के लिए, तो मैंने उस मंदिर के लिए एक स्पेशल रिजर्व बनाया, उसको मैं बोलूँगा स्पेसिफिक रिजर्व। और मैंने एक ऐसी कोई जनरल रिजर्व बना लिया जो मेरे कहीं भी काम आ सके, तो मैं उसका नाम रखूँगा जनरल रिजर्व, ठीक है? एग्जाम्पल दिया है, देखो, कैपिटल रिजर्व का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट और प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है? यहाँ तक का कहानी खत्म हो गया, यहाँ तक का कहानी खत्म हो गया, ठीक है? अब मैं आपको बैड डेब्ट बताता हूँ कि ये बैड डेब्ट की अकाउंटिंग कैसे होती है। तो पहले बोला था प्रोविज़न बनाना है बैड डेब्ट का, तो प्रोविज़न कैसे बनाना है? प्रोविज़न बनाने की एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट। अब आते हैं इसके क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन दिया है जिसमें बोला है कि मेरे डेटर जो है वो 58,000 है, यानी कि मेरे को 58,000 रुपीज़ किसी से लेने हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, बैड डेब्ट जो रिकॉर्ड नहीं हुए वो 8,000 है, यानी कि मेरे को 58,000 रुपीज़ लेने थे, पर एक बंदा बोल के चले गया कि मैं 8,000 नहीं दूंगा, पर हमने उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की है। बोल के चले गया, वो बोल के चले गया कि मैं 8,000 नहीं दूंगा, ठीक है? और हमको प्रोविज़न कितना बनाना है? 10%। तो एक बात बताओ, जो बंदा बोल के चले गया कि मैं 8,000 नहीं दूंगा, क्या उस पर प्रोविज़न बनाना चाहिए? नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअल में लॉस हो चुका है, एक्चुअल में लॉस हो चुका है। प्रोविज़न कब बनाते हैं? जब हमको लगता है कि फ्यूचर में लॉस हो सकता है, तब हम प्रोविज़न बनाते हैं। ये तो 8,000 बोल के चले गया, यानी कि ये लॉस हो चुका है। तो 58,000 के डेटर में से 8,000 का तो लॉस हो गया, तो बचा कितना? 50,000। तो मैं 50,000 का 10% यानी कि 5,000 रुपीज़ से प्रोविज़न बनाऊंगा, ठीक है? पहली एंट्री जो मेरा बैड डेब्ट हुआ उसकी एंट्री, ये 8,000 की एंट्री, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स 8,000। मेरा डेटर कम हो गया और मेरा बैड डेब्ट बढ़ गया, यानी कि मेरा एक्सपेंस बढ़ गया। दूसरी एंट्री, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट। ये जो बैड डेब्ट हुए थे इसको मैंने प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र कर दिया, 8,000। तीसरी एंट्री, प्रोविज़न बनाना था, कितने का बनाना था? 5,000 का, तो वो एंट्री होगी
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5000। 5000 कहाँ से आया? 58,000 का डेटर, 8,000 का बैड डेट माइनस किया तो आ गया 50,000। 50,000 का 10% निकाले तो आ गया मेरा 5,000। समझ आया? समझ आया? बहुत ही ईजी, बहुत ही ईजी। ठीक है, अब एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बनता है जिसमें हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, जितना बैड डेट हुआ वो लिखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं, और जो प्रॉफिट लॉस है वो मेरा आता है बैलेंसिंग फिगर। जो प्रॉफिट लॉस है वो मेरा आता है बैलेंसिंग फिगर। आइए देखते हैं कैसे बनेगा ये अकाउंट। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, टू डेटर्स डेबिट साइड, और बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड। ठीक है, एक और क्वेश्चन। मेरा डेटर है 15,400, जो मेरे बैड डेट रिकॉर्ड हो चुके हैं वो है 4,000, और मेरा प्रोविज़न है 2,500 का। ओपनिंग बैलेंस प्रोविज़न का क्रेडिट रहता है 2,500। अब एक बात बताओ, ये जो बैड डेट है 4,000, ये क्या 15,400 में माइनस हो चुके हैं? क्या ये 15,400 में माइनस हो चुके हैं? हाँ, 4,000 ऑलरेडी एडजस्टेड, तभी तो ये ट्रायल बैलेंस में आ रहा है। ऊपर में ट्रायल बैलेंस में नहीं था, देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में नहीं था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में था। कहाँ था? एडिशनल इन्फॉर्मेशन में था। ट्रायल बैलेंस में था क्या? नहीं। पर इस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में, तो ये 4,000 ऑलरेडी एडजस्टेड है। समझ आया? 15,400 में ये 4,000 ऑलरेडी एडजस्टेड है। ठीक है, मेरा प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस है 2,500, एडिशनल लॉस हो गया 5,400 का, और प्रोविजन बनाना है 10%। ठीक है, ये नॉट एडजस्टेड है क्योंकि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है, तो ये नॉट एडजस्टेड है। और वो 4,000 ऑलरेडी एडजस्टेड है क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं बनाऊंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट। पहले लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस 2,500 क्वेश्चन में दिया हुआ। ठीक, ये 5,400 जो एडजस्ट नहीं हुआ था, ये मैं यहाँ पे लिख दिया न्यू बैड डेट 5,400, और ये 4,000 जो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका था, इसको भी मैंने ट्रांसफ़र कर दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के अकाउंट में 4,000। ठीक है, इतना समझ आया आपको? अब क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। कैसे निकलेगा? 15,400 जो था उसको मैं एडजस्ट कर दूंगा 5,400 से, क्योंकि ये नॉट एडजस्टेड है अमाउंट। तो 15,000 माइनस 5,400 तो आ गया ये 10,000, और 10,000 का 10% आ गया 1,000। ठीक है, 1,000। अब जो मेरा बैलेंसिंग फिगर बच रहा है वो बच रहा है 7,900 रुपये। कितना रुपये? 7,900 रुपये बाय प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग फिगर 7,900 रुपये। ठीक है, तो ये जो 7,900 है ये मेरा प्रॉफिट लॉस में जाएगा, और ये दोनों मेरा प्रॉफिट लॉस में नहीं जाएगा। क्या दोनों? ओल्ड और न्यू बैड डेट, ये दोनों प्रॉफिट लॉस में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि मैंने इसको रिजर्व से एडजस्ट कर दिया है। तो ये दोनों जो है ये दोनों प्रॉफिट लॉस में नहीं जाएगा, डोंट शो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। खाली ये वाला मेरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा। ठीक है, आपको समझ आया? ये आपको फाइनल अकाउंट में बहुत काम आएगा। और एक बात बता देता हूँ, इफ प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट गिवन टुगेदर, एक साथ दिया है, दोनों एक साथ दिया है, तो कैसे निकालना है? डेटर्स माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट
फिर माइनस करना है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट, तो आ जाएगा मेरा फाइनल डेटर्स। समझ आया कैसे निकालना है? समझ आया कैसे निकालना है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा डेटर 10,000 है, ये 10%, ये 5%, तो ये आ गया 1,000, तो मेरा बच गया 9,000, और फिर ये आ जाएगा 9,000 का 5%, 5 9 ज़ा 45, 450 माइनस में, तो ये आ जाएगा मेरा 8,550। समझ आया कैसे निकालना है? ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एक साथ दिया हो तो पहले बैड डेब्ट को माइनस करना है, फिर जितना बचेगा उस पर डिस्काउंट निकालना है। ये होता है दोस्तों मेरा रिवीजन क्लास कंप्लीट डेप्रिसिएशन प्रोविजन एंड रिजर्व का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको मिल सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए वीडियो को, और अगर आपका कोई डाउट हो तो उसको कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आप डाउट को कमेंट करोगे तब मैं उसका सॉल्यूशन दे पाऊँगा, और कमेंट डिटेल में करिएगा ताकि मेरे को समझ आए कि आपका डाउट क्या है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं दोस्तों आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।